कक्षा 11वीं भौतिक कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज इसका दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस दूसरे भाग में क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम शक्ति लेना चाह रहे हैं। शक्ति किसी कार्य के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और एक अदिश राशि है। ये शक्ति हमारी अदिश राशि है, यानी इसमें कोई दिशा नहीं होती है। यदि कोई कार्यकर्ता t समय में w कार्य करता है तो उसकी शक्ति P बराबर W बटे T होती है। इसका मात्रक वाट होता है और यह एक अदिश शक्ति है। ध्यान रखना, इसका मात्रक वाट होता है, या इसको हम जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जूल प्रति सेकंड भी इसी का मात्रक है। ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, या वाट बोलते हैं। चलो देखते हैं थोड़ा सा आगे। अश्व शक्ति ये अलग से है, हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, 1 HP के नाम से जानते हैं। अधिकतर कोई भी चीज़ होती है तो HP में ही नापते हैं कितने हॉर्स पावर की है। तो ये अश्व शक्ति जो होती है वास्तव में 746 वाट की होती है। और एक और कुछ होता है वो भी याद रखेंगे, एक मीटरी अश्व शक्ति होती है। मीटरी अश्व शक्ति आजकल इसका प्रचलन ज़्यादा रहता है, और ये जो होता है 735 वाट के बराबर होता है। लगभग एक जैसा ही है, लेकिन ये अलग है कुछ, ये अलग है। तो एक अश्व शक्ति आपको 1 हॉर्स पावर याद रखना है, 746 वाट के बराबर होता है। अब आते हैं जरा शक्ति और ऊर्जा में क्या अंतर है, इसका अंतर भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये शक्ति दे दिया गया है और ये ऊर्जा का एक टेबल दे दी गई है। तो पहले नंबर पे हम लेते हैं शक्ति को। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर 1 पे किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है। ध्यान रखना, यहाँ दर है और यहाँ क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। नंबर 2 पे है शक्ति के माप में समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ध्यान रखना, समय बहुत ज़्यादा इसमें, और किसी वस्तु की ऊर्जा में समय का महत्व नहीं होता है। समय चाहे जितना भी लगे, कितनी ऊर्जा है, बस ये ध्यान रखना पड़ता है उसमें। दूसरा, इसका SI मात्रक वाट है और इसका SI मात्रक जूल है। तो ये भी याद रखना है आपको। इसका विमेय सूत्र भी अलग है, ये mL2T-3 है और इसका विमेय सूत्र mL2T-2 है। तो ये चीज़ें हैं अंतर के रूप में आपके पास होनी चाहिए। अब एक ये सूत्र है जो निर्धारित करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो P बराबर FV, ये सूत्र जो है वास्तव में P बराबर F/V है, इसका निगमन करना है। तो देखो कैसे होते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु पर बल F लगाने पे T समय में वस्तु का विस्थापन D होता है, तब कार्य बराबर क्या होता है, जो कार्य का सूत्र है वो है बल गुणा विस्थापन। तो कार्य W होता है, बल कितना है F है और विस्थापन हमने D ले लिया है। लेकिन पावर क्या होती है, वो W बटे T होती है। तो पावर W का मान कितना रख देंगे, F/D रख देंगे और बटे में T रख देंगे। तो ये F हो जाएगा और इंटू D बटे T, ये है विस्थापन की दर जो कि वेग के बराबर होती है। तो F/V हो जाएगा और ये P हो जाएगा, यानी P बराबर F/V का सूत्र हो जाएगा। चूँकि ये सदिश राशि है इसलिए यहाँ पे सदिश दिखाया गया है। तो ये आपका ध्यान रखना है, वस्तु का वेग v हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपको करना है, यानी इसका निगमन करना है। तो ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से आना चाहिए। अब चलते हैं संघट क्या होता है। ये संघट क्या चीज़ है, क्या बला है। जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उसके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना संघट कहलाता है। दो वस्तुओं के टकराने पे ही ये होता है हमेशा। दैनिक जीवन में क्रिकेट के बल्ले का गेंद से टकराना, सड़क पर वाहनों का टकराना, ये सभी संघट के उदाहरण हैं। अब संघट दो प्रकार के हो जाते हैं। नंबर 1 प्रत्यास्थ संघट और एक होता है अप्रत्यास्थ संघट। इन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, अंतर को बहुत जल्दी याद करेंगे आप लोग। तो सबसे पहला है, इस संघट में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संचित रहते हैं। ध्यान रखना है, इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। किसमें, प्रत्यास्थ संघट में। अप्रत्यास्थ संघट में कुछ अंतर हो जाता है। अप्रत्यास्थ में क्या होता है, संघट में निकाय का संवेग तो संचित रहता है, लेकिन क्या होता है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ध्यान रखना, ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो पाता है। इसके ऊर्जा हानि की हम वो निकालेंगे इसके बाद। इसमें उदाहरण दिया गया है परमाणुओं, अणुओं और परमाणु कणों के
मध्य होने वाले संघट प्रत्यास्थ संघट होते हैं। तो ये जो है अधिकतर परमाणुओं के मध्य चलता है। ये क्या है, व्यवहार में कीचड़ का दीवार पर छिटकना हो गया, ये चिपक जाना। गोली का लक्ष्य के अंदर घुस करके रुक जाना होता है। ये सब अप्रत्यास्थ संघट के उदाहरण हैं। नंबर 1, ये नंबर 3 है आपका। इस संघट में गतिज ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती। ध्यान रखना, प्रत्यास्थ संघट में कोई ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। इस संघट में क्या होता है, कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा में क्षय हो जाता है, कुछ उसकी ऊर्जा लॉस हो जाती है। अब हम चलते हैं इन्हीं सब तथ्यों को लेकर के सिद्ध करने की तरफ। सिद्ध करने में क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक विमीय पूर्णतया अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट में ऊर्जा की हानि होती है। वही बात है, ये संघट जो है अप्रत्यास्थ संघट है। तो मान लिया हमने M1 और M2 की दो वस्तुएं हैं। ये M1 द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान M2 है, इसका प्रारंभिक वेग U1 है, इसका प्रारंभिक वेग U2 है। और क्या होता है, ये जो है चलते हुए टकराते हैं और संघट के बाद जो है एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चिपकने पर इसका वेग v के बराबर, यानी v1 जो है ये वेग v के बराबर हो जाएगा, ये भी वेग v के बराबर हो गया आपका। ये द्रव्यमान कितना था, ये m1 था, इसका द्रव्यमान m2 था। तो इसके वेगों का खासकर ध्यान रखना है। संघट से पहले इसका वेग u1 और u2 है और संघट के पश्चात इसके वेग v1 और v2 हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये चित्र है दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये वाला हिस्सा जो है संघट से पूर्व का है, संघट से पूर्व, और ये संघट के बाद है। ये तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या हुआ, संघट के पूर्व कुल संवेग लेंगे संवेग, और ये संघट के पश्चात जो संवेग होंगे दोनों बराबर होंगे। और गतिज ऊर्जा में हानि कैसे निकलेगी, पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे दोनों की और फिर माइनस बाद वाले की गतिज ऊर्जा निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी गतिज ऊर्जा में अगर हानि हो रही होगी तो वो निकल जाएगी। और ये भी संवेग में संघट के नियमों को लेकर के हम चलेंगे। चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से क्या था, संवेग संरक्षण का नियम जरा ढंग से देख लीजिए। ये नियम था आपका M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। लेकिन यहाँ पर V1 और V2 के वेग बराबर थे, ये मैंने पहले ही बताया V के बराबर है, ये भी V के बराबर ही है। तो मान रख दीजिए ये M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ M1 V हो जाएगा प्लस M2 V हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर, यहाँ पर क्या होगा M1 प्लस M2 तो ब्रैकेट में रह जाएंगे, V इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो V का मान निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 और बटे में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2। तो ये संयुक्त गोले का वेग आएगा, यानी दोनों गोले जुड़ गए हैं तो उस वक्त का ये वेग हो गया। तो इसको हम उभयनिष्ठ वेग कहते हैं। ये क्या चीज हो गया, उभयनिष्ठ वेग। चलिए अब देखते हैं गतिज ऊर्जा में हानि की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा में हानि डेल के बता रहे हैं, इसका मान K1 माइनस K2 के बराबर हो जाएगा। तो पहले पिंडों की गतिज ऊर्जा लेंगे तो 1/2 M1 U1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 M1 V स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/2 M2 V स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बाद की ऊर्जा है और ये वाली पहली ऊर्जा है। इस तरह से क्या निकल के आएगा, डेल्टा K आ जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा में हानि आ जाएगी। अब इसमें V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो V स्क्वायर को कॉमन लेकर के हम अगले पेज पे 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर माइनस 1/2 और ये M1 प्लस M2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और V स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब V स्क्वायर का मान यानी V का मान रखना चाह रहे हैं, यहाँ से क्या करेंगे हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर माइनस
और ये 1/2 बिल्कुल ही बाहर हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बचा है 1/2, यहाँ m1 प्लस m2 है, और ये v स्क्वायर का मान हम रखना चाहेंगे। v स्क्वायर का मान जरा एक बार देख लीजिए, ये है v बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 बटे m1 प्लस m2, ये मान हम रखना चाह रहे हैं। चलो रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और बटे में कितना है m1 प्लस m2, इस पूरे का होल स्क्वायर है। चलिए देखिए, अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये 1/2 तो इसका बाहर जा चुका है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको बार बार परेशान करेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये 1/2 तो बाहर जा चुका है, अब इसका क्या हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 हो गया। और यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बटे में जो आएगा वो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये पावर कट जाएगी और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ये एलसीएम जो आ रहा है ये कुछ बड़ा सा आ रहा है, ये m1 प्लस m2 आ जाएगा एलसीएम, और इसकी इधर गुणा हो जाएगी। कितना हो जाएगा, यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस ये जो हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका ज़रा स्क्वायर खोलना है और इसको लिखना है, ज़रा देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ डेल्टा के चल रहा है हमारा, डेल्टा के 1/2 है यहाँ, और साथ में मैंने क्या ले लिया m1 प्लस m2 भी बाहर ले लिया है मैंने ये। अब इसको केवल इसी को खोलना रह गया, इसकी गुणा कर दीजिए, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा m1 का स्क्वायर हो जाएगा, u1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी गुणा इससे कर दीजिए, प्लस का कितना आ जाएगा m1 m2 आ जाएगा, और u2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी इससे गुणा कर दीजिए, m2 की गुणा इससे करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा m2 m1 u1 का स्क्वायर, और m2 की इससे गुणा कर दीजिए, प्लस का m2 स्क्वायर हो जाएगा और u2 स्क्वायर हो जाएगा। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर अगर माइनस है तो सारा का सारा माइनस में ही आएगा। चलो खोलते हैं, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, फिर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, फिर माइनस का 2m1 u1 m2 u2, इतना हो जाएगा। अब जरा ध्यान देखिए, m1 u1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे ही m2 u2 स्क्वायर है, ये m2 u2 स्क्वायर कट जाएगा। ये जो बच गया उसको लिख करके देखते हैं, तो डेल्टा के बराबर बच जाएगा 1/2, और यहाँ m1 प्लस m2 बचेगा, और यहाँ से जो बचा इसको देख लेते हैं। एक तो बचा m1 m2 u2 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। जरा देखो, इसमें से m1 m2 हर एक में से कॉमन आ रहा है, तो जरा इसको कॉमन ले लीजिए, तो m1 m2 बटे कितना बच जाएगा 2 बचेगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा, ये बच जाएगा u2 का स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2u1 u2। अब इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं और वहीं डिस्कशन चलेगा हमारा। ये डेल के यानी गति, ये जो है डेल्टा के का ये जो है सूत्र आ गया, तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा m1 m2 बटे में 2m1 प्लस m2। ये जो है फॉर्मूला है आपका, ध्यान से देखिए, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर या u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर। तो ये वास्तव में ऊर्जा हानि का जो है ये सूत्र आया है। आपको ये सूत्र आप लोगों को लिखना है और तैयार भी करना है एग्ज़ाम के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो है ज़रा बीच में ध्यान रखना, ये m2 लिखा हुआ है, इसको सही से लिख लो, ये m2 है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये चूँकि ऊर्जा हानि का हो गया, ये तो ऊर्जा हानि हो गई। अब इसमें लिखेंगे चूँकि u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
अतः यह सदैव धनात्मक होगी। अतः क्या होगा, अप्रत्यास्थ संघट में सदैव गतिज ऊर्जा की हानि होती है। यही हमें सिद्ध करना होता है इसमें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे अगले वाले आर्टिकल की तरफ। अगले वाला आर्टिकल क्या है, ये है द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट। इस प्रकार के संघट के बाद पिंडों के वेग के सूत्र का निगमन है। ये कैसे है देख लेते हैं। मान लिया जब दो वस्तुओं के मध्य संघट इस प्रकार हो कि उनकी गति एक समतल में सीमित हो तथा निकाय का संवेग और गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहे, तो इस प्रकार के संघट को द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। ये आपका प्रत्यास्थ संघट हो गया। मान लिया ये m1 द्रव्यमान है, u1 वेग से चल रहा है, और ये m2 द्रव्यमान है, u2 वेग से चल रहा है। अब ये टकराने के बाद ये इधर भाग गया m1 और ये m2 इधर भाग गया, तो अब ये जो इधर भागा हुआ है तो इसको जो है वेग हमने v1 ले लिया है, और इसका जो वास्तव में जो दिशा होगी ये थीटा कोण दिखा रहे हैं हम, तो इधर की जो घटक होगा वो हो जाएगा v1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ जो घटक होगा वो v1 sin थीटा होगा। ठीक ऐसा इसके साथ भी होगा, बिल्कुल एक जैसा। ये कोण अगर थीटा है तो इसमें भी दो घटक काम करेंगे, एक हो जाएगा v2 cos थीटा और एक और दूसरा हो जाएगा v1 sin थीटा। ये v2 sin थीटा, नॉट v1 sin। तो ये संघट का हम बाद में और पहले का दोनों संवेग संरक्षण लेके चलेंगे, और क्या होता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो यहां हो जाएगा संघट से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा। तो संघट से जो पूर्व है वो 1/2 m1 u1 स्क्वायर है प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर है, और संघट के बाद है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 है। अब लेते हैं एक्स अक्ष की दिशा में। संवेग संरक्षण के नियम से चलिए एक्स अक्ष दिशा में इन दोनों का वेग जो था पहले वो निकाल लेते हैं। संघट से पहले संवेग, तो संघट से पहले संवेग हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और बराबर हो जाएगा संघट के बाद जो है इसका m1 का जो वेग हो गया वो v1 cos थीटा है, और m2 का जो संवेग है ये m2 है, ध्यान रखना बच्चों। m2 का जो वेग आएगा ये m2 v2 cos थीटा आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। और अब लेते हैं y अक्ष की दिशा में। संवेग संरक्षण के नियम से चलिए देखिए क्या हो जाएगा। y दिशा में तो यहाँ पहले तो उसके पास कोई वेग ही नहीं था, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा m1 ये v1 sin थीटा हो जाएगा और माइनस m2 v2 sin थीटा आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से समीकरण 1, 2, 3 की सहायता से v1 व v2 के मान ज्ञात
कर सकते हैं जब u1 u2 व θ1 व θ2 के मान ज्ञात हों। इसमें ध्यान रखना, ये ऊपर वाले कोण में θ1 ले लेना, तो यहाँ v1 cos θ1 हो जाएगा, यहाँ v1 sin θ1 होगा। नीचे वाले में v2 sin θ2 हो जाएगा और ये v2 cos θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने θ2 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर भी θ2 कर दिया, यहाँ θ1 रहेगा, इसमें θ1 रहेगा। तो ये हमारे समय एक्सटेंशन का सिद्धांत है, जिसकी सहायता से हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। अब ये एक प्रश्न आ रहा है, 10 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 60 से 60 डिग्री के कोण पे 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो किए गए कार्य की गणना करिए। तो इसमें F का मान दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री और D का मान दिया हुआ है 2 मीटर। तो कार्य W बराबर होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। जरा मान रखिए, F का मान है 10 न्यूटन, D का मान है 2 है और कॉस 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 2 गुणा कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा और 10 में जूल आएगा, ये 10 जूल आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आसान सा क्वेश्चन है कोई, तो ये प्रश्न आप लोग लिख लेंगे और हल करेंगे इसको। चलिए एक दूसरा प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। किसी वस्तु पर बल F लगाने पर, ये बल F का मान दिया हुआ है, जरा F देख लीजिए, बल F का मान कितना दिया है, 4J है और माइनस का 5K है, जिसके कारण वस्तु में विस्थापन R -4K हो जाता है। तो ये विस्थापन है, R का मान दिया हुआ है माइनस का 4K, ये R हो गया। तो बल और विस्थापन क्रमशः इतने न्यूटन और इतने मीटर हो, तो ये तो न्यूटन हो गया, बल इन्होंने न्यूटन में दिया है और ये विस्थापन मीटर में दिया है। तो कार्य की गणना करिए। तो कार्य W अदिश राशि है, लेकिन ये दोनों सदिश हैं, तो इसका जो है F.D सूत्र होता है, अदिश गुणनफल होता है। तो चलिए इसको अदिश गुणनफल करके देखते हैं। ये हो जाएगा 4J माइनस 5K डॉट माइनस का 4K आ गया। अब जरा इसको कर लीजिए, तो 4 की इसमें गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और J.K आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 4 4 5 या 20 आएगा। तो इसको जरा 20 लिखिए आप, यानी 20 K.K हो जाएगा। इसका मान तो 0 हो जाएगा और प्लस 20 K.K का मान 1 होता है, यानी कि ये 20 जूल वर्क होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, I.I बराबर J.J बराबर K.K और इस सब का मान जो है वो 1 होता है, और I.J बराबर K.I बराबर J.K, इन सब का मान 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोण इनके बीच में 90 डिग्री का होता है, इसलिए जो है मान आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सूत्र के हिसाब से ये सूत्र लगाने पड़ेंगे। ये मान इसलिए इसमें 1 रखा गया और ये 0 हो गया, 0 होते सबको 0 हो जाएगा। तो 0 जूल हमारे पास, 20 जूल जो है वो कार्य होगा। कार्य की दिशा वगैरह भी हम निकाल सकते हैं अगर वो बोलते हैं। कार्य की दिशा नहीं होती, एक अदिश राशि है, इसलिए ध्यान रखना, दिशा पूछ भी लेते हैं कभी तो बताना पड़ेगा ये एक अदिश राशि है। चलिए एक प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं। ये है प्रश्न आपका, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी v का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए पिंड पे 10 जूल ऊर्जा है, यानी गति ऊर्जा जो भी कुछ कह लो, तो ऊर्जा दी हुई है बराबर 10 जूल। पिंड का वेग क्या है यदि ऊर्जा 90 जूल हो जाए। तो चलिए अब जो है यहाँ ऊर्जा हम अलग ले रहे हैं, ये बराबर 90 जूल की बात कर रहा है, तो वेग यहाँ पे बताना है, यानी इस वेग को हमें बताना है। पहले यहाँ लेते हैं, ऊर्जा जो है उसके पास गति के कारण है, तो गति ऊर्जा होगी, तो ये 1/2 mv² हो जाएगा। तो ऊर्जा हमें दे रखी 10 जूल और 1/2 m का मान हमें नहीं पता, v का मान पता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 बराबर हो जाएगा 1/2
m गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा, तो ये 10 से कटेगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो m का मान हो जाएगा 10/10 और ये बटे में 5 जाएगा, 10 से 10 भी कट जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ ऊर्जा दे रखी है, फिर वही गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे। ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 m गुणा वी स्क्वायर। अब ये ऊर्जा कितनी दी है 90 जूल दी हुई है, तो ये 90 जूल यहाँ रखेंगे आप लोग, 90 जूल रख लेंगे। और 1/2 m का मान अभी निकाला आपने 1/5 नहीं है बच्चों, ये क्या है यहाँ पर, ये 2 नहीं है 5 है यहाँ पर, इसको 5 लिख लीजिए। इतने किलोग्राम आया, तो ये मान यहाँ रख दीजिए। तो 1/5 हो जाएगा, वेग हमें निकालना है वी स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। ये हो जाएगा 90 बराबर 1/10 गुणा वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 90 गुणा 10, यानी वी स्क्वायर बराबर 900। तो वी बराबर हो जाएगा √900, तो ये वी का मान हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आप लोग प्रश्नों को हल करेंगे और आसानी से हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लेसन समाप्त हो रहा है। इसी के साथ जो है आप लोग जो है नीचे एक लाल रंग का बटन सब्सक्राइब का दिया है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। और इतना कुछ कराने के बाद कम से कम वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो लाइक भी कर देंगे। और इसी के साथ